Start. Hello and welcome to this new session of Krishna Coaching. मैं आज आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी और आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं टॉपिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो हमेशा से न्यूज में रहा है, आजकल भी बहुत न्यूज में है। आज की तारीख सबकी नजरें सुबह सुबह लगी हुई सुप्रीम कोर्ट पर। पूछ सकता हूं क्यों? यस, फार्म एजुटेशन, द 3 फार्म बिल्स। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी क्या होगा। शाहीन बाग के मुद्दे पर जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया तब सड़क खाली करवाने के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अनलिमिटेड टाइम के लिए सड़क रोकना किसी का भी अधिकार नहीं है। सो यू वुड हैव टू सिट समवेयर एल्स, सड़क पर नहीं बैठ सकते। क्लियर? अब इट वाज नॉट द कॉज ऑफ फार्मर्स ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं किया। अप्रोच किसने किया? ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुई कि रास्ते जाम हो रहे हैं, 3500 करोड़ का इकोनॉमी को रोज नुकसान हो रहा है, इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, लंबे रास्ते। ठीक है, तो इसलिए इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका के चलते सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आज के लिए लिस्ट हो गया। और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख सब जानते हैं। शाहीन बाग के मुद्दे को जुडिशियल प्रेसिडेंट बनाकर सामने रखा जाएगा। जब एक बार स्टैंड ले चुकी है सुप्रीम कोर्ट कि अपनी बात मनवाने के लिए आप सड़क को अनलिमिटेड टाइम के लिए जाम नहीं कर सकते, तो ऑफ कोर्स उसी लाइन पर चलते हुए सुप्रीम कोर्ट तो शायद ये कह देगी कि फार्मर्स को रास्ता छोड़ना होगा। फार्मर्स आगे से कहते हैं कि हमने कभी रास्ता रोका ही नहीं, हम तो दिल्ली जा रहे थे, हमें तो दिल्ली में घुसने से बॉर्डर पर रोक दिया गया, तो हमने तो कभी रास्ता जाम किया ही नहीं। तो अब सुप्रीम कोर्ट को देखना है, सुप्रीम कोर्ट को सब कुछ संभालना है। अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी न्यूज में रहा। ठीक है, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कम ऑन, क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, वंशिका? The making of the new parliament building. Yes, it's not only making the new parliament building. Making the new parliament building is a part of it. ठीक है, Yes, so the recent राजपथ दोबारा बनेगा, कितने ही पेड़ कटेंगे उस पूरे एरिया की। उसे हम लुथियंस का एरिया बोलते हैं, एडविन लुथियंस, जिसने दिल्ली का नक्शा बनाया था। ठीक है, एडविन लुथियंस, तो उसने बनाई पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब एनवायरमेंट और कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, नॉट कल्चरल हेरिटेज बिल्डिंग है वो। एनवायरमेंट और हेरिटेज बिल्डिंग के मुद्दे पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया जाए। वो पार्लियामेंट बिल्डिंग जो इतने सैकड़ों, अब मोर देन 100 इयर्स हो गए हैं जिसने इतना कुछ किया भारत के लिए, जो सारे लॉज वहां बने हैं, वो हेरिटेज बिल्डिंग है, अंग्रेजों के जमाने से है। तो इसलिए हेरिटेज बिल्डिंग है, मगर फिर उसे तोड़ने का ऑर्डर हुआ है, तो उसको ना तोड़ा जाए, फिर पेड़ों को ना काटा जाए। ये बात भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहती है इफ इट इज बीइंग डन एज पर लॉ तो नथिंग इज इलीगल। बिल्कुल सही है, सब चलने दो। ठीक है, एनवायरमेंट कमेटी के पास भेजी थी फाइल, उन्होंने अप्रूवल दिया, काट दो पेड़ तो काट दो। ठीक है, हेरिटेज कमेटी के पास गई थी फाइल, हेरिटेज कमेटी ने बोल दिया तोड़ दो बिल्डिंग तो तोड़ दो बिल्डिंग। हमारा काम बस ये देखना है कि लॉ ने जो प्रोसेस दे रखा है वो प्रोसेस फॉलो हो रहा है या नहीं। ये काम सरकार का है डिसाइड करना कि बिल्डिंग नहीं बनानी है या नहीं। इज माय पॉइंट क्लियर? तो इस कारण से, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ही बड़े बड़े मुद्दों को सॉल्व करती है। हमारे देश में 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, हर जगह यही है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो कानून को बनाए, एग्जीक्यूटिव जो उसको इंप्लीमेंट करे, और जुडिशरी दैट इंटरप्रेट्स द लॉ। द वेरी फर्स्ट लेजिस्लेचर, Lok Sabha, Rajya Sabha at the center, then executive, president, prime minister, other ministers in the executive, and judiciary, the third and the most important of it. That is what is the work of judiciary? Interpretation of law. कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लॉ क्या कहता है, लॉ को अप्लाई करें, लॉ के हिसाब से इसको सजा मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी। ये काम है जुडिशरी का। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो लॉज हैं, जो प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ दिया है जी? 124 से 147
124 से 147 तक के जो प्रोविजंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। क्लियर? तो अब हम इसी के बारे में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जज की नियुक्ति, वो भी एक बहुचर्चित मामला था। एक बहुत बड़ा आरोप लगता रहा है सुप्रीम कोर्ट पर, क्या पूरी न्यायपालिका पर, कि नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है। ठीक है, जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के? चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हम कॉलेजियम ऑफ जजेस कहते हैं। ठीक है, ये लोग जिसका नाम रिकमेंड करते हैं वही आगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये किस बेस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ नेपोटिज्म, ये आरोप लगते रहे हैं। तो इसको दूर करने के लिए हम लेकर आए एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लॉ मिनिस्टर, ठीक है, और ये कॉलेजियम, ये सब मिलके डिसाइड करें किसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनाना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ एनजैक और कहा ये गलत है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी आजाद है, जुडिशरी इज नॉट अंडर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है ये। मैं आपसे पूछता हूं, बाय विच जजमेंट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वर इनिशिएटेड? Keswananda Bharti versus State of Kerala 1973 case, also known as which case? Popular name of the Keswananda Bharti case is फंडामेंटल राइट्स केस। फंडामेंटल राइट्स केस। चलो अब हम सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस को डेप्थ में स्टडी करते हैं। I would like to share my screen with you people so that I can make you understand each and everything in detail. ठीक है जी, अब समझिए, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इन दोनों के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है? जो लिखा हुआ है, अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ओ सॉरी ये कुछ हुआ मुझसे, unlike the American Constitution, the Indian Constitution has established an integrated judicial system with the Supreme Court at the top and the high courts below it. जबकि अमेरिका में क्या है? फेडरल जुडिशरी है पूरी तरह से। समझ में आया? तो अंडर अ हाई कोर्ट and below the state level there is a hierarchy of subordinate courts. सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इनको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कह देते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट में ऊपर आते हैं कोर्ट ऑफ सेशन और उसके नीचे आती हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट्स। क्लियर? ओके, और आगे चलते हैं। दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर लोअर कोर्ट्स। ओके, तो हमारे यहाँ का जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स adopted from the government of India in 1935 enforces both central laws as well as the state laws. अब देखो, दो तरह के लॉज है, लॉ मेकिंग दो जगह पर हो रही है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। विधानसभा विधान परिषद स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर लोकसभा राज्यसभा। तो दोनों जो लॉज बना रहे हैं उसको दोनों जुडिशरी जो है वो इंटरप्रिटेशन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी और इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। क्लियर? हर लॉ हर जगह एप्लीकेबल है। चले आगे और आगे चलते हैं। यूएसए में ऐसा नहीं है। अब देखिए, आईपीसी सेंटर का है पर स्टेट की जो कोर्ट्स होंगी उसके हिसाब से फैसले दे रही है। समझ में आया? अब स्टेट के पंजाब ने कोई लॉ बनाया तो पंजाब की हाई कोर्ट भी उसको हिसाब जजमेंट्स देगी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी देगी, पर वहां सिस्टम डिफरेंट है यूएसए में। वहां पर फेडरल जुडिशरी है। वो क्या होता है? फेडरल लॉज आर एनफोर्स बाय फेडरल जुडिशरी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जुडिशरी देखेगी, एंड द स्टेट लॉज आर एनफोर्स्ड बाय स्टेट जुडिशरी। स्टेट लॉ स्टेट जुडिशरी एनफोर्स करती है और फेडरल यानी सेंटर के जो लॉज हैं वो सेंट्रल जुडिशरी एनफोर्स करती है अमेरिका में। ये सबसे बड़ा फर्क है। और आगे चलते हैं। देयर इज दस अ डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन यूएसए। हमारे यहाँ यूनिफाइड एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। वन इन अमेरिका में क्या है? वन फॉर द सेंटर, अदर फॉर द स्टेट्स। इंडिया ऑल्दो फेडरल कंट्री, हम फेडरल जरूर है लेकिन यूनिफाइड जुडिशरी है।
एक ही अम्ब्रेला सुप्रीम कोर्ट के नीचे है सब कुछ, क्लियर। एंड वन सिस्टम ऑफ फंडामेंटल लॉ एंड जस्टिस वी हैव, ओके। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको पता रहने चाहिए। ये कैसे क्वेश्चंस है? पहला, कब इनॉग्रेट, ये प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इनॉग्रेशन कब हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की? 28 जैन 1950, ठीक है जी। और इससे पहले क्या होता था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कब बनी थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंतर्गत, ठीक है जी। और जो जुरिस्डिक्शन है हमारी सुप्रीम कोर्ट की, वो ग्रेटर देन द फेडरल कोर्ट है, ठीक है। क्यों, कैसे? क्योंकि प्रीवी काउंसिल खत्म हो गई। पहले फेडरल कोर्ट के ऊपर प्रीवी काउंसिल भी होती थी, हैज रिप्लेस्ड द प्रीवी काउंसिल एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। पहले थी फेडरल कोर्ट, पहले थी फेडरल कोर्ट। वैसे सुप्रीम कोर्ट जो असली बनी थी वो बनी थी 1774 के अंतर्गत। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, अंग्रेज लेकर आए थे, तब उसके तहत कैलकाटा में पहली बार बनी थी। और कहां बनी थी? फोर्ट विलियम्स, बिल्डिंग का नाम भी याद कर लो, फोर्ट विलियम्स में बनी थी सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद 1935 में इसको बनाया गया फेडरल कोर्ट के नाम से। फिर आजादी के बाद 1950 में इसका नाम रखा गया सुप्रीम कोर्ट। मगर ये 1935 वाली जो फेडरल कोर्ट थी, इसके फैसलों को चैलेंज कहां किया जा सकता था? प्रीवी काउंसिल में, क्लियर। चले आगे। तो अब ये हाईएस्ट कोर्ट बन गई है सुप्रीम कोर्ट। पार्ट 5 में यूनियन जुडिशरी के हेड के अंतर्गत आर्टिकल 124 टू 147 जो है, ठीक है, वो बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अबाउट organization, independence, jurisdiction, powers and procedures of the Supreme Court. ओके। और तो पार्लियामेंट जो है इसमें चेंजेस भी लेके आ सकती है, ओके। अब ये क्या क्या प्रोविजंस है उसे सुनिए आप ध्यान से। सबसे पहले बात आती है कॉम्पोजिशन एंड अपॉइंटमेंट। कितने जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट में? अब कितने हैं? 34 हो गए। At Supreme Court consists of 34 judges, 1 chief justice and 33 other judges. पहले 30 हुआ करते थे, 30+1, क्लियर। 2019 में सेंटर ने ये नंबर बढ़ाकर 31 से 34 किया। ये ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। आज भी बहुत सी किताबें लिख रही है 31 जजेस है, ठीक है। बहुत से लोगों को अभी नहीं पता कि अब 34 जजेस आर देयर इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। हम बोलते हैं 1+33, क्लियर। चले आगे। और ये नंबर कब बढ़ा था? 2019 में, ठीक है जी। नेक्स्ट, दिस फॉलोड द इनैक्टमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब ये किस लॉ के द्वारा हुआ? नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019, ओके। पहले जब सुप्रीम कोर्ट बनी थी तब कितने जज थे? 1950 वाली सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। तब थे 8, यानी 1 चीफ जस्टिस प्लस 7 अदर। सभी जजेस के ऊपर एक चीफ जस्टिस होता है, ठीक है जी। और 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस। और पार्लियामेंट ने इस नंबर को बढ़ा दिया, ओके, और कर दिया 10। कब किया? 1956 में। पहले 8 था, फिर 10 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 17 हुआ, फिर 25 हुआ, लंबे समय तक 25 रहा, ठीक है। और फिर 30 हुआ, और फिर 31 हुआ सीधा। एंड ये देखिए, 1 to 7, the parliament has increased this number of other judges progressively in 10. ये था 10+1, 1+10, ये था 1+13, ये था 1+17, ये था 1+25, और ये था 1+30, और अब है 1+33, क्लियर। 2019 में ये चेंज आया है, ओके। अब जजेस की अपॉइंटमेंट, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है, ठीक है, अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके। अभी तक जो पढ़ाया उसमें कुछ पूछना चाहेंगे आप? चले आगे।
नेक्स्ट चलते हैं आगे। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज दोनों को ही अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ख्वाहिश आप मुझे बताएं, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हमारे देश का राजा कौन है? सेकंड इज होगा मिस्टर रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? गुरसिदक, आप बताएं, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? So can you repeat the question? First president of India. Jawaharlal Nehru. Oh, Jawaharlal Nehru was the prime minister, first prime minister of India. Dr. Rajendra Prasad was. Dr. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad was the first president of India. Chalo. So why was this increase in judges done? Still we need to increase the number of judges a lot. Pending cases, so much of work. बहुत पेंडिंग काम है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। लोअर कोर्ट्स में नंबर ऑफ जजेस फिर भी कंपैरेटिवली इंप्रूव हो गया है पहले से, लेकिन अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा जजेस की भर्ती की जरूरत है, पर हो नहीं पा रहा है। समझ आया? और शायद जुडिशियल ऑफिसर, जो टॉप नॉच जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, वो इसके मूड में भी नहीं है, क्योंकि उससे आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट जज होना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर 500 सुप्रीम कोर्ट जज हो जाएंगे तो शायद उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। हर कोई है सुप्रीम कोर्ट जज यहाँ, तो इस कारण से ऐसी सी बातें होनी शुरू हो जाएगी ना। तो इस कारण से अपनी वैल्यू को मेंटेन करने के लिए शायद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस ज्यादा जजेस की अपॉइंटमेंट के मूड में नहीं है। ओके, देयर इज नो लिमिट कि एक स्टेट में इतने होंगे। जैसे अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कुछ समय पहले थे, 44-50 के आसपास। सबसे ज्यादा हाई कोर्ट जजेस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। 2 जगह बैठते हैं, आधे जज बैठते हैं इलाहाबाद में, आधे बैठते हैं लखनऊ में। क्लियर? क्या जजेस 100 के आसपास होंगे। ठीक है जी, और आगे Sir, and the least? लीस्ट तो 1 है, लीस्ट 2 3 होंगे। लीस्ट में नंबर नहीं है, देयर इज नो प्रोविजन। क्लियर? लेकिन डीबी बनानी होगी, सीवी बनानी होगी, तो इस हिसाब से 3-4 तो होंगे। नंबर ऑफ जजेस का एक चार्ट दिखा दूंगा, देख लेंगे। ठीक है जी, चले आगे। फिर जो चीफ जस्टिस है, देखो अब 33 जजेस हैं, उनके ऊपर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। और जो चीफ जस्टिस है उसको कौन अपॉइंट करेगा? उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। किससे कंसल्ट करने के बाद? सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एज ही डीम्स नेसेसरी। पर होता क्या है, जो सीनियर मोस्ट होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जनरली वही बनता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन ऐसा हुआ है कई बार कि जो सीनियर मोस्ट था उसको छोड़कर उसके नीचे वाले को प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया। जब इंदिरा गांधी का राज था तब ऐसा हुआ था। और आगे चलते हैं। The other judges are appointed by president after consultation with the chief justice and such other judges of the Supreme Court and the high courts as it deems necessary। अब इसका मतलब ये हुआ, वह रियलिटी में क्या है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। ये 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस को हम कॉलेजियम ऑफ जजेस कहते हैं, कॉलेजियम ऑफ जजेस। क्लियर? ये मिलके जिसका भी नाम दे देते हैं प्रेसिडेंट को, उसको प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना पड़ता है एज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज। क्लियर? समझ में आ गया? और आगे चलते हैं। अब द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज अदर देन चीफ जस्टिस। और अगर किसी जज को अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस से पूछना जरूरी है, और जो चीफ जस्टिस बोलेगा वो प्रेसिडेंट को मानना होगा। President is bound to act as per the advice
he has got from the Chief Justice of India, क्योंकि हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, क्या कंट्रोवर्सी रही? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस टू दिस वर्ड कंसल्टेशन। ठीक है, कुछ केसेस हुए। ठीक है, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। ठीक है, थर्ड जजेस की कंसल्टेशन वर्ड का क्या मतलब है? ठीक है, और फिर उसके बाद 99th अमेंडमेंट। इनको समझ लो तो पता चल जाएगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। ओके, और ये देखिए, समझिए, the Supreme Court has given different interpretation of the word consultation in the above provision. पहले आया था फर्स्ट जजेस केस, ये 1982 में था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ओके, कहती consultation does not mean concurrence and it only implies exchange of views. ठीक है, कि आपने, ठीक है, बात करना जरूरी है, अपने व्यू उनको बता दे, उनके व्यू सुन लिए, पर एक मत होना कोई जरूरी नहीं है जजेस का। जजेस मतभेद भी रख सकती हैं, लेकिन सेकंड जज में इसको उल्टा किया, इसको रिवर्स कर दिया गया और चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन, और कहा कंसल्टेशन मीन्स कॉन्करेंस। यू नीड टू कॉन्कर मीन्स एक मत होना जरूरी है। Hence, it ruled that the advice tendered by the Chief Justice of India is binding on the President in the matters of appointment of the judges of the Supreme Court. ठीक है, but the Chief Justice would tender his advice on the matter after consulting two of his senior most colleagues. ठीक है जी, अभी समझाऊंगा मैं सारा। पहले कहा गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज बोलेगा, ठीक है, जिसको वो चाहेगा, पर एक बार वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जजेस से बात शुरू करेगा, यानी एक्सचेंज ऑफ व्यूज। लेकिन प्रेसिडेंट और इन जजेस के बीच में कॉन्करेंस होना जरूरी नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवर्स कर दिया 1993 में सेकंड जजेस केस में, और कहा प्रेसिडेंट में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में कॉन्करेंस होना भी जरूरी है, एक मत होना जरूरी है। ओके, पर द चीफ और मगर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो दो जजेस, जज नंबर 1, जज नंबर 2 से पूछने के बाद, बात करने के बाद ही राय अपनी देगा प्रेसिडेंट को। ये देखिए, in the matters appointment of the but the chief would tender his advice on the matter after considering two senior most colleagues. दो जजेस प्लस चीफ जस्टिस ने जो कह दिया प्रेसिडेंट को, अब वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। कॉन्करेंस हैज टू बी देयर। पहले कहा था बस कंसल्टेशन की जरूरत है, कॉन्करेंस की जरूरत नहीं है। फिर आया थर्ड जजेस केस। अब इसमें कोर्ट क्या कहती है? द कंसल्टेशन प्रोसेस to be adopted by the Chief Justice of India requires consultation of plurality of judges. The sole opinion of Chief Justice of India does not constitute the consultation process. He should consult a collegium of 4 senior most judges. उन्होंने कहा, देखो पहले था कि प्रेसिडेंट करेगा अपॉइंट, ठीक है, उसको कोई कॉन्करेंस की जरूरत है नहीं, बस वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात कर लेगा। समझ में आया? फिर उसके बाद सेकंड जजेस में केस में क्या आया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बाउंड है, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से के हिसाब से काम करना पड़ेगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 सुप्रीम कोर्ट जज नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट जज नंबर 2 से डिस्कशन करने के बाद जो एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय दैट। अब आ गया कि प्रेसिडेंट वही है और उसी तरह से अभी भी बाउंड है, बस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अब 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस से आपको क्या करना पड़ेगा? कंसल्टेशन प्रोसेस। 4 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड इवन इफ 2 जजेस गिव एन एडवर्स ओपिनियन, ही शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। और अगर दो ने भी कह दिया नो, तब भी वो रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं भेजी जाएगी।
Okay, the court held that the recommendation made by the Chief Justice of India without complying with the norms and requirements of the consultation process are not binding. अगर सही तरह से कंसल्टेशन नहीं हुई है तो गवर्नमेंट बाउंड नहीं है. अगर सही तरह से कंसल्टेशन प्रोसेस किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 4 सीनियर मोस्ट जजेस से बात की है अगर, ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाउंड है. ओके, और आगे चलते हैं. फिर आई मोदी सरकार. आते ही सबसे बड़ा बम फोड़ा और कहा नेपोटिज्म के खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ हम एक मुहिम लेकर आए हैं. पीएम बनते ही 2014 में 99th अमेंडमेंट की और एनजैक बनाया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन 2014, और कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया और एक नई बॉडी का जन्म हुआ, एनजैक. मगर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये गलत है. कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ये इंस्टीट्यूशन जो है एनजैक एक्ट, ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है. क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है. द अर्लियर कॉलेजियम सिस्टम अगेन ऑपरेटिव हो गया. ओके, दिस वर्डिक्ट वाज डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द 4th जजेस केस. इसको हम 4th जजेस केस कहते हैं. ओके, 1993, ये देखिए ये आ गया 3rd जजेस केस. 1998 सॉरी, सेकंड वाज, फर्स्ट था 82, सेकंड 1993, थर्ड 1998, फोर्थ 2015. तो 4 जजेस केस हुए. क्लियर? फर्स्ट में कहा गया प्रेसिडेंट की मर्जी, वो किसी को भी बनाए, बस कंसल्टेशन जरूरी है, कॉन्करेंस जरूरी नहीं है. सेकंड में कहा कंसल्टेशन के अंदर कॉन्करेंस की जरूरत है, पर चीफ जस्टिस को 2 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी पड़ेगी. फिर थर्ड में कहा गया कि 2 नहीं 4 से लेनी पड़ेगी, और 4 में से 2 ने अगर किसी आदमी के नाम पर कांटा मार दिया तो उस नाम को आगे नहीं भेजेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को. और फिर एनजैक आया और एनजैक को खत्म किया किसने? 5th जजेस केस ने. क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? अपॉइंटमेंट समझ में आ गई? जवाब दे मुझे. Yes, sir. 4 जजेस केस हुए हैं. चले आगे. अब बात आती है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. 1973 तक यही चलता आया है कि जो भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता था उसको बना दिया जाता था, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को बना दिया जाता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ओके, तो 1973 तक ये एक इस्टेब्लिश्ड कन्वेंशन थी. मगर क्या हुआ 1973 में? जस्टिस राय, या जैसे रे कह लो, जैसे एएन रे को चीफ जस्टिस बना दिया गया और 3 जजेस के ऊपर से जंप करवाया गया. 3 और इनसे भी ज्यादा सीनियर जजेस थे, मगर फिर भी इंदिरा गांधी के कहने पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किसको बना दिया? रे साहब को बना दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है. फिर 1977 में M.U. बेग वॉज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और तब भी सीनियर मोस्ट जजेस को क्या किया गया? सुपरसीड किया गया. ओके, मगर सुप्रीम कोर्ट को ये गलत लगा और सेकंड जजेस केस में इस पावर ऑफ पीएम एंड प्रेसिडेंट को कर्टेल करके खत्म कर दिया. अब प्रेसिडेंट इज बाउंड टू मेक ओनली दैट पर्सन एज चीफ जस्टिस हु इज द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अब केवल सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ही चीफ जस्टिस बनाया जाएगा. 2 बार ऐसा हुआ है. इंदिरा गांधी के राज में ऐसा हुआ है. एक बार बेग साहब को, एक बार रे साहब को. सीनियर मोस्ट जजेस को इग्नोर करते हुए बनाया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ओके, चले आगे. सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड अलोन बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अब ये रूल है.
और एक कब आया 1993 में। कौन सा केस था? सेकंड जजेस केस। इज माय पॉइंट क्लियर? क्या मैं चलूं आगे? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी। अब मैं एक तो पॉइंट और करा देता हूं। अब मैं करवाने जा रहा हूं क्वालिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है? ठीक है, सबसे पहले दो कंडीशंस होनी फुलफिल है। पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, सेकंड कंडीशन में आगे तीन कंडीशंस हैं। ठीक है जी, ये कौन कौन सी तीन कंडीशंस है? पहला, हाई कोर्ट का जज रहा हो वो इंसान फॉर 5 इयर्स, या फिर एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट का फॉर 10 इयर्स, या फिर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। मैं फिर से बोल रहा हूं, सिटीजन होना जरूरी है, प्लस तीन में से एक चाहिए। पहला, हाई कोर्ट जज फॉर 5 इयर्स, हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर 10 इयर्स, या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। क्लियर? जिसकी लॉ में बहुत नॉलेज हो, जैसे अमेरिका के अंदर एक जज बने थे सुप्रीम कोर्ट के, फेलिक्स फ्रैंक। जो फेलिक्स फ्रैंक थे वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट थे। ठीक है, ये देखिए, Australian American lawyer, professor, and jurist who served as an associate justice of the Supreme Court of United States. ठीक है, 1930, ये है जस्टिस फेलिक्स फ्रैंक। ठीक है जी, फेलिक्स फ्रैंकफर्टर। और हमने अपने सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जो रूल्स हैं वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को देखकर बनाए हैं। तो वहां भी लिखा था कि हम किसी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को सुप्रीम कोर्ट जज बना सकते हैं, तो हमने वही रूल बना दिया। ओके, ठीक है। ये फेलिक्स फ्रैंकफर्टर जो थे ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन लॉयर, प्रोफेसर और जूरिस्ट थे। ठीक है, और 1939 से 1962 he served on the Supreme Court. ठीक है जी, चलिए आगे। So the jury that we see, all of those people are very well versed in law. Of That's course. how they're made. Like on the basis of degrees or On the basis of their contributions in the field of law, ऐसी क्या जजमेंट्स दी हैं जो कि ऊपर चल के ओवररूल नहीं हुई? So these jurists are judges. Jurists? They're not No, judges, no, no. right? So then how many Jurist means a person who is having a good knowledge of law. That is a jurist. No, jury is different, jurist is different, judge is different. If somebody is asked to give a judgment, then that person is called jury. He or she may or may not be a law graduate even. Like in all the reality shows, they are jury. कि jury का फैसला देखते हैं क्या है. Jury means the one who can pronounce a judgment. Okay. From the above, it is clear that the Constitution has not prescribed a minimum age. कोई minimum age नहीं होती सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए. For appointment as a judge of the Supreme Court, no minimum age, no minimum age. Clear? और आगे चलते हैं। हाँ जी। Over there, it's kind of obvious, right? You can't become a Supreme Court judge if you're very young. Yeah, of course. तो indirectly there is then oath, शपथ कौन दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज को बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस? ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। ठीक है, that such person will administer oath to him. Okay? और क्या क्या वादे करता है एक इंसान सुप्रीम कोर्ट जज की शपथ लेते हुए? पहला, वो भारत के संविधान में विश्वास और आस्था बनाए रखेगा। दूसरा, देश की प्रभुसत्ता, ठीक है, सहप्रभुता, ठीक है, और अखंडता की रक्षा करेगा। ठीक है जी। देन अपनी एबिलिटी, अपनी नॉलेज, अपनी जजमेंट के आधार पर वो पूरी फेथफुली और ड्यूली अपनी ड्यूटीज का डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, अपना काम करेगा बिना किसी भय के, बिना किसी फियर,
फेवर, अफेक्शन और इलविल। और दूसरा, देश के संविधान के अलावा जितने भी लॉज हैं उन सब की रक्षा करेगा। क्लियर? ये सब कसम खाता है एक सुप्रीम कोर्ट जज जब उसकी ओथ सेरेमनी होती है। ओके, तो हमें चाहिए हम इस सेशन को यहाँ एंड करें। कल का सेशन में स्टार्ट करूंगा सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? कुछ पूछना So who चाहिए? is the youngest judge of the Supreme Court? इस तरह क्वेश्चन गूगल किया करो बच्चे। Okay, sir. ओके Age given so much weightage, senior most, senior most. I mean,